ये शब्द सुनते ही लिन कियाओयू का चेहरा गुस्से से लाल पड़ गया। उसकी आंखों में काबू से बाहर खून खौलता हुआ गुस्सा चमकने लगा। तूने अभी मुझसे क्या कहा? रास्ते के आगे लू शेंग शांत खड़ा था, जबकि पीछे लिन कियाओयू और उसका ग्रुप था। लू शेंग को फिर से झुंझलाकर आह भरते देख लिन कियाओयू गरजा, अरे क्या तू मुझे मवेशी कह रहा है? मैं तुझे इन शब्दों की कीमत चुकवाऊंगा। मैं तुझे मार डालूंगा। लिन कियाओयू चिल्लाया और हमला करने ही वाला था कि अचानक वह और लू शेंग दोनों रुक गए। गलियारे में कहीं से अजीब सी धातु जैसी गूंजती आवाज फैलने लगी। कुछ ही सेकंड में कई विशाल धातु के गोले तेजी से लुढ़कते हुए उनकी ओर आने लगे। उनकी रफ्तार इतनी तेज थी कि लिन कियाओयू का पूरा ग्रुप पूरी तरह चौंक गया। पलक झपकते ही वे मैकेनिकल गोले खुल गए और विशाल रोबोट कठपुतलियों में बदल गए, जिनसे भयानक और गर्म ऊर्जा निकल रही थी। वे तुरंत लड़ाई की मुद्रा में आ गए। लिन कियाओयू डर से उन मैकेनिकल राक्षसों को घूरने लगा। ये कठपुतलियां, इनकी ऊर्जा कम से कम लेवल 1 मार्शल आर्टिस्ट्स जितनी है, लिन कियाओयू हकलाया। और इनकी संख्या भी इतनी ज्यादा है। क्या ट्रेनिंग कैंप सच में हमें पहले ही दिन मारना चाहता है? उसके पीछे खड़े भर्ती घबराने लगे क्योंकि वे कठपुतलियां धीरे धीरे करीब आ रही थीं। यह गलियारा बहुत संकरा है। छिपने की जगह नहीं, भागने की जगह नहीं। अब हम क्या करें? आगे खड़ा लू शेंग फिर भी शांत था। उसका दिमाग तेजी से स्थिति का विश्लेषण कर रहा था। मैंने इनके बारे में सुना है, उसने सोचा। इन्हें उच्च स्तर के मार्शल आर्टिस्ट्स प्रोग्राम करते हैं ताकि ये लेवल 4 मार्शल आर्टिस्ट जितनी लड़ाकू क्षमता तक पहुंच सकें। लेकिन एक बनाने की लागत किसी इंसानी लेवल 4 को ट्रेन करने से भी ज्यादा होती है। आज पहली बार इन्हें असल में देख रहा हूं। लू शेंग के चेहरे पर ध्यान देखते ही लिन कियाओयू ने उसे डर समझ लिया और तिरस्कार से हंस पड़ा। क्या बेकार देहाती है, उसने कहा। इन मैकेनिकल कठपुतलियों की कई सीमाएं होती हैं। जैसे ही ये किसी जीवित शरीर की गर्मी पहचानती हैं, तुरंत ऑटो अटैक मोड में चली जाती हैं। ये लेवल 1 मॉडल खास मिश्र धातु से बने हैं। इनका एक मुक्का ही तुम्हारी हड्डियां तोड़ने और जान लेने के लिए काफी है। लिन कियाओयू के साथी भी हंसने लगे, मानो लू शेंग की कमजोरी का मजाक उड़ा रहे हों। तभी उनके पास खड़ी लड़की अचानक चिल्लाई, सावधान! एक विशाल रोबोट कठपुतली आगे झपटी और अपना भारी धातु का मुक्का सीधे लू शेंग के सिर की ओर घुमा दिया। लेकिन लू शेंग बिल्कुल शांत खड़ा रहा। उसका चेहरा ठंडा था और शरीर जरा भी नहीं हिला, जबकि हमले की हवा उसके बालों को हिला रही थी। जैसे ही कठपुतली का मुक्का उसके सिर से कुछ इंच दूर पहुंचा, लू शेंग की टांग अचानक धुंधली हो गई और उसने जबरदस्त काउंटर किक मारी। अभी कुछ पल पहले तक घमंड कर रहा लिन कियाओयू यह देखकर स्तब्ध रह गया कि रोबोट का भारी हमला वहीं रुक गया। यह ताकत देखकर आसपास खड़े लोगों के चेहरे तुरंत बदल गए, मजाक से सीधे हैरानी और जलन में। मैदान में खड़े लू शेंग ने हल्की हंसी उड़ाते हुए कहा, बस इतना ही? सच में निराशाजनक है। बिना समय गवाए उसने उस विशाल मैकेनिकल हाथ को पकड़ लिया और अचानक जोर लगाया। जैसे वह भारी रोबोट कुछ भी वजन न हो, उसे सीधा हवा में उठा लिया। फिर सिर्फ एक हाथ से उसने इतना भयानक दबाव डाला कि कठपुतली का मोटा धातु का ढांचा चरमराने लगा और आखिरकार उसकी जबरदस्त ताकत के सामने टूट गया। आसपास खड़े उम्मीदवार इतने स्तब्ध थे कि कोई बोल ही नहीं पाया। सब चौड़ी आंखों से उस टूटे हुए ढेर को घूरते रह गए। कुछ देर की दम घोंटने वाली खामोशी के बाद भीड़ में धीमी धीमी फुसफुसाहट शुरू हुई। क्या वो इंसान है भी? उसके सामने हम क्या कर सकते हैं? तभी तनाव के बीच लिन कियाओयू अचानक पागलों की तरह हंसने लगा। उसने अपना सिर पकड़ लिया जैसे अचानक कुछ समझ आया हो।
समझ गया। मैं तो इस सस्ते नाटक में फंस ही गया था। रैंक एक मैकेनिकल कठपुतली। बकवास। यह तो बस जंग लगा कबाड़ है। असल में इसकी असली ताकत शायद उस लकड़ी के ट्रेनिंग डमी जितनी होगी जो शुरुआती अभ्यास में इस्तेमाल होता है, लिन कियाओयू ने दिखावटी आत्मविश्वास से कहा। इसे बस कमजोर दिल वालों को डराने के लिए बनाया गया है। सोचो अगर ये सच में असली कॉम्बैट यूनिट होते तो हम जैसे बिना रैंक वाले नौसिखिए इस टेस्ट को कैसे पास करते। यह बस एक मनोवैज्ञानिक चाल है। उसने तिरस्कार से लू शेंग की ओर देखा और कहा, और यह लड़का, इसकी ताकत तो रैंक एक मार्शल आर्टिस्ट की सीमा तक भी नहीं पहुंची। कोई आम आदमी असली कॉम्बैट मशीन का हमला झेल ही नहीं सकता, लिन कियाओयू ने दावा किया। लेकिन बाकी उम्मीदवार अभी भी पूरी तरह आश्वस्त नहीं थे और बाकी कठपुतलियों को सावधानी से देखते रहे। जब उसने देखा कि उसकी बात से कोई खास प्रभावित नहीं हुआ तो वह तिरस्कार से बोला, छोड़ो भी। तुम जैसे मंदबुद्धि लोगों को ऊंची बातें समझाना समय की बर्बादी है। घमंड से भरे अंदाज में वह पास खड़ी मैकेनिकल कठपुतली की ओर बढ़ा। जब तुम्हारे छोटे दिमाग सच नहीं समझ सकते तो आंखें खोलकर देखो कि असली जीनियस इसे कैसे संभालता है। लिन कियाओयू अचानक तेज रफ्तार से दौड़ा और छलांग लगाकर जोरदार फ्लाइंग किक मारी, जिससे कठपुतली का सिर सीधे उसके शरीर से अलग हो गया। कटे हुए रोबोट का सिर फर्श पर घूमते देख आसपास खड़े लोग राहत की हंसी हंसने लगे। गलियारे में फैला तनाव तुरंत गायब हो गया। तो सच में यह नकली था, किसी ने चिल्लाकर कहा। हाँ हाँ, लिन कियाओयू सही कह रहा था, यह तो पूरी तरह फर्जी कठपुतली थी। ठंडी जमीन पर सुंदरता से उतरकर लिन कियाओयू ने अपने कपड़े ठीक किए और अपने साथियों के सामने नाटकीय विजयी मुद्रा में खड़ा हो गया। उसने चारों ओर देखा और घमंड से मुस्कुराया। देखा, मैं शुरू से सही था। ऐसे मामलों में मेरी समझ कभी गलत नहीं होती। लेकिन उसकी जीत का जश्न ज्यादा देर नहीं चला। अचानक तेज मैकेनिकल आवाज गूंज उठी। हंसी की आवाज अभी खत्म भी नहीं हुई थी कि सिर कटा हुआ रोबोट का शरीर फिर से हरकत में आ गया। उसने बिजली की तेजी से अपना भारी धातु का हाथ घुमाया और जोरदार वार लिन कियाओयू के सिर के किनारे पर दे मारा। वार इतना भयानक था कि लिन कियाओयू हवा में कपड़े की गुड़िया की तरह उछल गया और दीवार से जोर से टकराया, जिससे कंक्रीट में दरारें पड़ गईं। वह जमीन पर गिर पड़ा। उसके चेहरे पर इतना दर्द था कि वह चीख भी नहीं पाया। कुछ पल तक हांफने के बाद वह मुश्किल से बोला, ये रैंक 1 नहीं है। यह रैंक 2 मैकेनिकल कॉम्बैट यूनिट है। भगवान बचाए। धत्त वह फुसफुसाया और उसकी आंखें पलट गईं, फिर वह बेहोश हो गया। बाकी उम्मीदवार सन्न रह गए और खामोशी में जमे खड़े रहे। उनकी नजरें फिर लू शेंग की ओर चली गईं और उनका दिल तेजी से धड़कने लगा, क्योंकि अब उन्हें समझ आने लगा था कि उसने इतनी आसानी से उस मशीन को कैसे तोड़ा। लू शेंग शिकार करने वाले शिकारी की ठंडी दक्षता के साथ ट्रेनिंग ग्राउंड में आगे बढ़ता रहा, रास्ते में आने वाली हर विशाल मैकेनिकल मशीन को तोड़ता हुआ। हर मैकेनिज्म में एक संरचनात्मक कमजोरी होती है, एक केंद्रीय घुमाव बिंदु, उसने सोचा। सही जगह पर एक वार काफी है ढांचा गिराने के लिए, लेकिन इनकी संख्या बहुत ज्यादा है, इसलिए यह काम थोड़ा उबाऊ हो रहा है। उसी समय नीचे कंट्रोल रूम में बैठा तकनीशियन स्क्रीन पर लाल सिस्टम फेलियर अलर्ट देखते ही घबरा गया। आखिर वहां हो क्या रहा है? तकनीशियन घबराकर चिल्लाया और तेजी से कीबोर्ड दबाने लगा। सभी कठपुतलियां एक साथ क्यों खराब हो रही हैं? क्या कोई उन्हें व्यवस्थित तरीके से नष्ट कर रहा है? यह असंभव है। लेवल 1 के आसपास के नौसिखिए रैंक 2 कॉम्बैट कठपुतलियों को कैसे हरा सकते हैं?
उसकी घबराई आवाज अचानक पास आती भारी कदमों की आवाज से रुक गई। दूसरा गेट खुल गया है या नहीं? क्योंकि मैं आ चुका हूं, एक आवाज गूंजी। लू शेंग अंदर के हिस्से के सामने खड़ा था। उसकी आवाज में हल्की चुनौती थी। आओ गेटकीपर, सामने आओ। उम्मीद है तुम उन मशीनों जितने निराशाजनक नहीं होगे जिन्हें मैं अभी पीछे छोड़कर आया हूं। तकनीशियन पूरी तरह उलझ गया। कब से वह जैसे साधारण मॉनिटर करने वाला व्यक्ति इस परीक्षा का गेटकीपर बन गया? वह सोच भी नहीं पाया था कि तभी लू शेंग बिजली जैसी गति से उसके सामने आ गया। एक मुक्का उसके चेहरे की ओर आया और बस कुछ इंच दूर रुक गया। उसकी हवा से ही आदमी का चेहरा सफेद पड़ गया। उसी समय केंद्रीय कमांड हब के अंदर इंस्ट्रक्टर डोंग किंग्स मुख्य निगरानी स्क्रीन पर गहराई से ध्यान लगाए बैठी थी। उसकी भौहें सिकुड़ी हुई थीं। तभी दरवाजा खुला और किन शाओजून अंदर आता हुआ हल्की धुन गुनगुनाने लगा। वाह, आज का दिन तो जीने के लिए कमाल का दिन है, उसने मुस्कुराते हुए कहा। फिर उसने डोंग किंग्स को देखा और रुका। किंग्स, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम यहाँ अंधेरे में बैठी मिलोगी। क्या कर रही हो? डोंग किंग्स ने सिर उठाए बिना सख्त आवाज में कहा। ऐसे अनौपचारिक संबोधन से बचिए, लेफ्टिनेंट कर्नल किन शाओजून। अगर आपके पास इतना खाली समय है तो इन उम्मीदवारों की फाइलें देखने में मेरी मदद कीजिए। ठीक है, मान गया। किन शाओजून ने मजाकिया अंदाज में हाथ उठाए। वह उसके कंधे के ऊपर झुककर स्क्रीन देखने लगा। तो बताओ, इस बैच के जीनियस कैसे प्रदर्शन कर रहे हैं? कोई छुपा हुआ हीरा मिला? डोंग किंग्स ने थकी हुई सांस ली और अपने कनपटी दबाई। कुछ खास नहीं। सिर्फ 8 लोग हमारे बेसलाइन मानदंड पर खरे उतरे हैं और वे भी बस हाल ही में प्रतिभा जागृत करने वाले मार्शल आर्टिस्ट्स हैं। किन शाओजून ने प्रोफाइल स्क्रॉल करते हुए कहा। इनमें से 5 तो सामान्य लगते हैं, जिनकी प्रतिभा ताकत से जुड़ी है। बाकी 3 स्पीड और डिफेंस में अच्छे हैं, लेकिन कुछ क्रांतिकारी नहीं। और मेंटल टाइप वाले? डोंग किंग्स ने एक खास स्क्रीन की ओर देखा और उसका चेहरा थोड़ा नरम पड़ा। मेंटल टाइप हमेशा सबसे संभावनाशील होते हैं। उदाहरण के लिए एक्साई लिन सिर्फ 18 साल की है। 2 साल से भी कम समय पहले उसकी प्रतिभा जागी और अब वह लगभग लेवल 1 साइकिक के स्तर तक पहुंच चुकी है। उसकी बुनियादी मार्शल आर्ट्स प्रतिभा भी शानदार है, लगभग लेवल 2 के आसपास। यह सुनकर किन शाओजून की आंखें चमक उठीं। वाह, यह तो कमाल है। इतनी प्रतिभाशाली जीनियस। वह मुझे तुम्हारी अकादमी के दिनों की याद दिलाती है। हालांकि शायद मुझे यह नहीं कहना चाहिए। तभी उसने डोंग किंग्स की ठंडी नजर देखी और तुरंत घबरा गया। हाँ, मजाक था। डोंग किंग्स ने स्क्रीन की ओर देखते हुए कहा। बेवकूफी बंद कीजिए। मैंने उसे पहले ही हाई प्रायोरिटी ऑब्जर्वेशन सूची में डाल दिया है। किन शाओजून ने जबरन मुस्कान दी और घबराहट छुपाने के लिए पानी उठाया। फिर उसने कैमरा फीड दूसरी दिशा में बदली और कहा, बाकी उम्मीदवार भी ठीक ठाक कर रहे हैं। तभी उसका हाथ हवा में रुक गया। वह स्क्रीन के करीब झुका और अचानक बोल पड़ा, क्या? यह आखिर क्या है? उसकी हैरान प्रतिक्रिया देखकर कमरे का माहौल भारी हो गया। उसकी बेचैनी देखकर डोंग किंग्स भी स्क्रीन की ओर मुड़ी और ध्यान से लाइव फुटेज देखने लगी। उसी समय ट्रेनिंग फील्ड नंबर 7 में एक्साई लिन तेज सांस ले रही थी और अपनी सारी मानसिक शक्ति लगाकर आखिरी मैकेनिकल कठपुतलियों को खत्म करने की कोशिश कर रही थी। मैं महसूस कर सकती हूँ, उसने सोचा। उसका माथा पसीने से भीगा था। पास ही कुछ बेहद खतरनाक है, कम से कम लेवल 3 जितना खतरा। लेकिन वह मेरी प्रगति नहीं रोक रहा, तो शायद यह टेस्ट का हिस्सा नहीं है।
शायद यह कोई वरिष्ठ स्टाफ सदस्य है जो परीक्षा देख रहा है। डर और जिम्मेदारी के मिश्रण से प्रेरित होकर एक्साए लिन अगले कमरे में गई। लेकिन वहां का दृश्य देखकर वह चौंक गई। कई इंस्ट्रक्टर घबराकर भारी बैलिस्टिक ढालें और उच्च स्तर के हथियार तैयार कर रहे थे, जैसे कोई बड़ी लड़ाई होने वाली हो। एक्साए लिन के दिल की धड़कन तेज हो गई। यहां आखिर हो क्या रहा है? यह तो किसी बड़े युद्ध की तैयारी जैसा लग रहा है। इस सुरक्षित सुविधा के अंदर ऐसा कौन सा खतरा है जिससे बचने के लिए ये लोग तैयार हो रहे हैं? उसकी जिज्ञासा धीरे धीरे चिंता में बदल गई। उस कमरे के अंदर क्या चल रहा है? हिम्मत जुटाकर एक्साए लिन ने अपनी मानसिक शक्ति से एक साइकिक स्कैन किया। तुरंत उसे दो शक्तिशाली व्यक्तियों की तेज टकराहट महसूस हुई। वह हैरान रह गई। लक्ष्य कोई इंसान क्यों है? क्या हमारे टेस्ट का लक्ष्य सिर्फ ऑटोमेटिक रोबोट नहीं होना चाहिए था? वह रहस्यमय व्यक्ति कौन है? तभी लू शेंग ने उसकी मानसिक ऊर्जा की जांच को महसूस कर लिया और अचानक उसकी दिशा में देखा। उसकी नजर इतनी तेज थी कि एक्साए लिन के दिमाग पर जैसे सीधा झटका लगा और वह तुरंत अपनी तंद्रा से बाहर आ गई। वह डर से पीछे हट गई, उसका शरीर कांपने लगा। यह कैसी शक्ति थी? यह बेहद डरावनी थी, जैसे किसी गहरे अंधेरे गर्त में झांकना। तभी माहौल बदल गया क्योंकि इंस्ट्रक्टर डोंग किंग्स और लेफ्टिनेंट कर्नल किन शाओजून वहां पहुंच गए। किन शाओजून का सामान्य लापरवाह अंदाज गायब था। अब उसका चेहरा गंभीर था। उसने इधर उधर देखते हुए पूछा, रिपोर्ट। उस कमरे के अंदर आखिर क्या हो रहा है? एक सुपरवाइजर ने तुरंत जवाब दिया, मुख्य प्रवेश द्वार के बाहर लगे सभी कैमरे पूरी तरह नष्ट कर दिए गए हैं, इसलिए हमें कोई दृश्य फीड नहीं मिल रही। 3 मिनट पहले मॉनिटरिंग स्टाफ से संपर्क भी टूट गया। हम अभी उच्च अधिकारियों को रिपोर्ट भेजने की तैयारी कर रहे हैं। यह सुनकर किन शाओजून ने ऑपरेटर को सारे डेटा भेजने का आदेश दिया, लेकिन डोंग किंग्स ने तुरंत कहा, जरूरत नहीं। उसके बोलते ही भारी सुदृढ़ दरवाजा अचानक जोरदार ताकत से चरमराया और बीच से फटकर 2 टुकड़ों में टूट गया। यह देखते ही वहां मौजूद सभी इंस्ट्रक्टरों ने तुरंत अपने हथियार कसकर पकड़ लिए। उनके शरीर पूरी तरह तनाव में थे और वे घुसपैठिए पर हमला करने के लिए तैयार थे। दीवार में बने धुएं से भरे उस छेद से लू शेंग आराम से अंदर चला आया। उसे देखकर स्टाफ के चेहरों पर पहले गहरी उलझन आई, फिर थोड़ी राहत भी। यह क्या मामला है? किसी ने बुदबुदाया। यह तो बस एक छात्र है। लेकिन उन्होंने राहत की सांस लेने ही वाली थी कि उनकी सांस अटक गई। लू शेंग अकेला नहीं था, वह पीछे से एक बुरी तरह घायल सीनियर मॉनिटर को आसानी से घसीटता हुआ ला रहा था। कमरे में मौजूद हर इंस्ट्रक्टर ने तुरंत हथियार उठा लिए। माहौल खतरनाक तनाव से भर गया। डोंग किंग्स आगे बढ़ी और उस युवक को गहराई से देखने लगी। तुम किंगडन सिटी के छात्र हो, सही? जवाब दो, तुम आखिर हो कौन? यह तनावपूर्ण स्थिति देखकर लू शेंग ने बिना परवाह किए घायल इंस्ट्रक्टर को जमीन पर छोड़ दिया। उसकी नजर पहाड़ की तरह स्थिर थी और आवाज बिल्कुल शांत। उसने अधिकारियों को छोटा सा जवाब दिया, मैं बेहे सिटी से हूं। लू शेंग है ना? किन शाओजून अचानक जोर से हंस पड़ा। उसकी आंखों में साफ प्रशंसा चमक रही थी। बुरा नहीं। सच कहूं तो तुम काफी शरारती निकले। इतनी ताकत की उस स्तर के कॉम्बैट रोबोट को खत्म कर दो और आधिकारिक इंडक्शन खत्म होने से पहले ही एक सीनियर इंस्ट्रक्टर को भी पीट कर ले आए। सच में हिम्मत है तुम में, लड़के। वेटरन की जोरदार तारीफ सुनकर लू शेंग थोड़ा झेंप गया और हल्की शर्मिंदगी के साथ सिर के पीछे हाथ खुजलाने लगा। उसकी आवाज भी थोड़ी नरम हो गई।
लगता है यहाँ थोड़ा गलतफहमी हो गई थी। मुझे लगा कि इंस्ट्रक्टर का हस्तक्षेप भी टेस्ट का ही एक छिपा हुआ चरण है। वो काफी मजबूत थे, इसलिए मुझे लगा कि मुझे अपनी ताकत रोकनी नहीं चाहिए। पास खड़ी डॉन्ग किंग्स उसकी हर छोटी सी प्रतिक्रिया को बहुत ध्यान से देख रही थी। अचानक बिना किसी चेतावनी के गलियारे की हवा भारी और ठंडी हो गई। डॉन्ग किंग्स ने अपनी शक्तिशाली मानसिक ऊर्जा छोड़ दी, मानो एक अदृश्य लहर पूरे इलाके पर दबाव डाल रही हो। यह अदृश्य दबाव सीधे लू शेंग की चेतना को निशाना बना रहा था, जैसे वह उसकी इच्छा शक्ति और मानसिक मजबूती की असली सीमा परखना चाहती हो। लेकिन इतने भारी मानसिक हमले के बावजूद लू शेंग के चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया। वह पूरी तरह शांत खड़ा रहा, जैसे उस पर पड़ रहा दबाव बस हल्की हवा हो। उसका शरीर बिल्कुल स्थिर था। डॉन्ग किंग्स ने महसूस किया कि उसका मानसिक परीक्षण किसी गहरे खाली शून्य से टकरा रहा है, इसलिए उसने तुरंत अपनी शक्ति वापस खींच ली और बात को आगे नहीं बढ़ाया। बधाई हो, तुमने प्रवेश परीक्षा पास कर ली, उसने शांत और पेशेवर आवाज में कहा। फिर पास खड़े स्टाफ को इशारा किया कि लू शेंग को उस विश्राम क्षेत्र में ले जाएं जहां बाकी सफल उम्मीदवार मौजूद थे। लू शेंग के जाने के बाद डॉन्ग किंग्स गंभीर चेहरे के साथ अपने साथी की ओर मुड़ी। वह लड़का पूरी तरह असामान्य है। मैंने रिकॉर्डिंग देखी है, उसने लेवल 2 के हाई ग्रेड कॉम्बैट पपेट्स को ऐसे तोड़ा जैसे बच्चों के खिलौने हों। किन शाओजून ने टैबलेट देखते हुए सिर हिलाया। डेटा तो और भी अजीब है। उसका दर्ज किया गया ब्लड क्यूआई सिर्फ 15 है, लेकिन लड़ाई के दौरान उसकी कॉम्बैट शक्ति 15,000 तक पहुंच गई। यह सामान्य मार्शल आर्ट्स के सिद्धांतों से बिल्कुल मेल नहीं खाता, डॉन्ग किंग्स ने धीमे स्वर में कहा। अभी मैंने उसके दिमाग को गहराई से स्कैन करने की कोशिश की, लेकिन ऐसा लगा जैसे खाली शून्य में देख रही हूं। मुझे कोई विचार तरंग महसूस नहीं हुई, और सबसे हैरानी की बात, उसके शरीर में जरा भी प्रतिक्रिया नहीं हुई। यह सुनकर किन शाओजून भी गंभीर हो गया। तो अब इस राक्षस के साथ क्या करने का सोच रही हो? थोड़ी देर चुप रहने के बाद डॉन्ग किंग्स बोली, अभी तय नहीं है। लेकिन तुम्हारी फाइलों में जो आंकड़े हैं वो अब बेकार हो चुके हैं। फिलहाल इसे एक्साइलिन के साथ टॉप टियर उम्मीदवार मानते हैं और इसे संसाधनों में सर्वोच्च प्राथमिकता देते हैं। लगता है आने वाली आंतरिक प्रतियोगिता हमारी उम्मीद से कहीं ज्यादा दिलचस्प होने वाली है, उसने कहा। उधर दूसरी तरफ लू शेंग चुपचाप चलता जा रहा था और हाल की घटना के बारे में सोच रहा था। क्या वह बस एक सामान्य मानसिक स्कैन था? उसने सोचा। इंस्ट्रक्टर डॉन्ग की आध्यात्मिक शक्ति मेरी तुलना में कम से कम 5 गुना है। अच्छा हुआ मैंने अपनी मानसिक उपस्थिति को शरीर के अंदर समेटने की तकनीक सीख रखी है। उम्मीद है मैं पूरी तरह उजागर नहीं हुआ। तभी उसके पेट से जोर की गुर्राहट की आवाज आई। उसे रास्ता दिखा रहा गाइड यह सुनकर हंस पड़ा। अरे लू शेंग, लगता है पेट खाली हो गया है। अभी खाने का समय है। क्यों न पहले तुम्हें सीधे कैफेटेरिया ले चलूं? फिर बाद में डॉर्म में छोड़ दूंगा। लू शेंग मुस्कुराया और पेट पकड़ते हुए बोला, अगर पूछूं तो यहाँ खाने की पर्याप्त व्यवस्था है न? स्टाफ जोर से हंस पड़ा। इसकी चिंता मत करो। ट्रेनिंग कैंप के पहले भोजन में खाने की कोई सीमा नहीं होती। जितना चाहो खाओ। यह सुनते ही लू शेंग की आंखों में चमक आ गई और उसकी थकान पल भर में गायब हो गई। कैफेटेरिया पहुंचते ही वह खाने के पहाड़ पर टूट पड़ा। वाह, कितना स्वादिष्ट है, वह बड़े बड़े कौर लेते हुए बोला। इस रोस्ट मीट की 5 और प्लेट नहीं 10 दे दो। और ये साइड डिश भी। उसे देख रहा स्टाफ बस मुंह खोले खड़ा रह गया। तभी जब लू शेंग एक और प्लेट लेने वाला था,
कोई उसकी मेज के पास आया। वह यांग युअन थी, जो बेहेस सिटी की चयन परीक्षा में भी शामिल थी। वह हल्की घबराहट के साथ मुस्कुराई। हम वर्चुअल मार्शल आर्ट्स परीक्षा में मिले थे, याद है? फिर उसने पूछा, क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? लू शेंग ने ऊपर देखे बिना कहा, यहाँ खाना अनलिमिटेड है। अगर चाहिए तो उधर से खुद ले लो। यांग युअन ने मन ही मन उसे कोसा। कौन तेरे बचे हुए खाने के लिए आया है? और तू बार बार अनलिमिटेड क्यों कह रहा है? कुछ देर तक बस चबाने की आवाज आती रही। फिर लू शेंग ने पूछा, चेयरमैन एक्साएओ यूही ने कहा था कि बेहे सिटी से बहुत सालों से कोई यहां नहीं पहुंचा। ऐसा क्यों? यांग युअन मुस्कुराई। असल में हर साल कोई न कोई यहां आता है, लेकिन कई सालों से कोई भी शुरुआती परीक्षण पास करने लायक मजबूत नहीं रहा। और जो मुश्किल से पास भी कर लेते हैं, उसने कहा, वो अक्सर कुछ हफ्तों में ही बाहर हो जाते हैं क्योंकि वे पर्याप्त पॉइंट्स नहीं जुटा पाते। यहां असफल होना बहुत बड़ी बेइज्जती है। लू शेंग ने पूछा, यह पॉइंट्स क्या होते हैं? यांग युअन समझाने लगी। पॉइंट्स यहां की एकमात्र मुद्रा हैं। ट्रेनिंग संसाधन इस्तेमाल करने हो, इंस्ट्रक्टर से निजी ट्रेनिंग लेनी हो, हाई ग्रेविटी ट्रेनिंग रूम या खास पोषण सप्लीमेंट चाहिए, सबके लिए पॉइंट्स देने पड़ते हैं। यहां जो मॉन्स्टर मीट तुम खा रहे हो, वह भी सामान्यतः पॉइंट्स से ही मिलता है, यांग युअन ने कहा। अभी तक नए उम्मीदवारों में सिर्फ 3 लोगों ने पॉइंट्स हासिल किए हैं। लू शेंग थोड़ी देर के लिए खाना रोककर बोला, सिर्फ 3? उन्होंने इतने जल्दी कैसे कमा लिए? यांग युअन बोली, प्रारंभिक परीक्षण और कॉम्बैट मूल्यांकन में शानदार प्रदर्शन से पॉइंट्स मिलते हैं। इन तीनों ने लगभग परफेक्ट स्कोर हासिल किया। पहला है सीएओ योंग, यांगलीन सिटी से, टियर 2 मार्शल आर्टिस्ट जिसकी प्रतिभा रॉकस्किन है। दूसरा है मेंग जिन्हे, डोंगलैंड सिटी से, टियर 2 मार्शल आर्टिस्ट जो ताकत और स्पीड दोनों में माहिर है। और तीसरी है सबसे दुर्लभ, एक स्पिरिचुअल मेंटलिस्ट जिसने पूरी मानसिक शक्ति जागृत कर ली है। स्टाफ कहता है कि उसकी प्रतिभा इस साल पूरे कैंप में सबसे ऊंची हो सकती है। उसका नाम एक्साए लिन है। उसी समय एक्साए लिन कैफेटेरिया से गुजर रही थी और उसका नाम सुनकर रुक गई। एक्साए लिन ने तुरंत सिर घुमाया और तेज नजरों से चारों ओर देखने लगी कि बात कौन कर रहा है। संयोग से उसकी नजर सीधे लू शेंग पर पड़ी, जो उस समय चिकन लेग खाते हुए बैठा था। उसे पहचानते ही एक्साए लिन के शरीर में डर की सिहरन दौड़ गई। उसका चेहरा पीला पड़ गया और वह तुरंत मुड़कर वहां से तेजी से निकल गई। उसके दिमाग में लू शेंग को देखना किसी विनाशकारी आपदा से सामना करने जैसा था। जल्दी में मुड़ते समय उसकी ट्रे डगमगा गई। उसने तुरंत अपनी मानसिक शक्ति से ट्रे संभाल ली ताकि खाना गिर न जाए। लू शेंग ने उसकी घबराई हुई भागती पीठ देखी, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। फिर उसने यांग युअन की ओर मुड़कर कहा, तो वह वही थी। यांग युअन हैरान होकर आगे झुकी। रुको, तुम उसे जानते हो? लू शेंग ने पानी का गिलास उठाया और धीरे से एक घूंट लिया। आंखें बंद कर थोड़ी देर शांत रहा, फिर बोला, हाँ, पहले मिल चुके हैं। खाना खाते हुए उसने फिर पूछा, तुमने कहा था 3 लोगों ने पॉइंट्स पाए हैं। यांग युअन ने धीरे से कहा, आधिकारिक तौर पर 3, लेकिन एक चौथे व्यक्ति की अफवाह भी है। कहते हैं वह इतना ताकतवर है कि उसने रोबोट पपेट्स को नंगे हाथों से कागज की तरह फाड़ दिया। लोग कहते हैं वह बाकी जीनियस से अलग है, यांग युअन ने कहा। एक पागल राक्षस जैसा। उसने टूटे हुए पपेट्स का ढेर लगा दिया और ऊपर खड़ा होकर पागलों की तरह हंस रहा था और एक इंस्ट्रक्टर को पकड़ रखा था। उसने लू शेंग की ओर देखा।
यह भी कहा जाता है कि उसने एक इंस्ट्रक्टर को इतना पीटा कि उसे आईसीयू भेजना पड़ा। यह सुनते ही पानी पी रहा लू शेंग अचानक खांस पड़ा और पानी मेज पर फैल गया। उसे तुरंत समझ आ गया कि लोग उसी के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन यान युअन ने सोचा कि वह कहानी सुनकर चौंक गया है। सच में पागल आदमी होगा, वह हंसते हुए बोली। इतनी बातें तो बढ़ा चढ़ाकर कही गई लगती हैं, उसने कहा। लेकिन अंदर ही अंदर वह सोच रही थी, यह जगह सच में राक्षसों का जमावड़ा है। बेहे सिटी का लू शेंग भी यहाँ सामान्य लगेगा। लू शेंग की चुप्पी देखकर यान युअन ने उसे ढांढस बंधाया। उसने टिश्यू देते हुए कहा, निराश मत हो। मेहनत करोगे तो तुम भी उन टॉप जीनियस के बराबर पहुंच जाओगे। उसे पता भी नहीं था कि उसके पीछे कुछ उच्च अधिकारी खड़े हैं। लू शेंग ने खांसते हुए कहा, धन्यवाद। फिर उसकी नजर उसके कंधे के पीछे गई और वह चौंक गया। यान युअन पीछे मुड़ी और देखा कि उनके पीछे कई अधिकारी खड़े हैं। उनके नेता ने आगे बढ़कर कहा, तुम ही लू शेंग हो, सही? वह सीधा खड़ा था और हाथ में रिपोर्ट पकड़े हुए था। रिकॉर्ड के अनुसार तुमने 18 रोबोट पपेट्स नष्ट किए और एक इंस्ट्रक्टर को गंभीर रूप से घायल किया। यान युअन का मुंह खुला रह गया। अधिकारी ने कहा, हमें तुमसे पूछताछ करनी है। कृपया हमारे साथ चलो। यान युअन स्तब्ध बैठी रही। अब उसे समझ आ गया, जिस पागल राक्षस का वह मजाक उड़ा रही थी, वह उसी के सामने बैठा था। वह शर्म से जड़ हो गई। यह खबर कैफेटेरिया में बिजली की तरह फैल गई। हर छात्र रुक गया और सैकड़ों नजरें लू शेंग पर टिक गईं। कुछ लोग तो खाना खाते खाते खांसने लगे। फिर अचानक सब एक साथ चिल्लाए, लू शेंग। लेकिन इस शोर के बीच भी लू शेंग बिल्कुल शांत रहा। वह धीरे से उठा और कुर्सी पीछे खिसका दी। मुझे पता है, उसने शांत स्वर में कहा। यान युअन उसे हैरानी से देखती रह गई। लू शेंग अधिकारियों के साथ जाने लगा, लेकिन कुछ कदम बाद रुक गया। फिर बोला, मैंने अभी खाना खत्म नहीं किया। क्या मैं बचा हुआ खाना पैक कर सकता हूं? इसे फेंकना ठीक नहीं होगा। अधिकारी ने उसे घूरा और थकी आवाज में कहा, ठीक है, जल्दी करो। लू शेंग ने यान युअन की ओर मुड़कर कहा, माफ करना, मुझे जाना पड़ेगा। यान युअन अभी भी सदमे में थी और कुछ बोल नहीं पाई। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, कैफेटेरिया में हंगामा मच गया। सच में वही है। हमारे बीच सच में ऐसा राक्षस है। सब लोग चर्चा करने लगे। क्या हमारी उम्र में कोई इतना ताकतवर हो सकता है? वह चौथा जीनियस असली है, वह बेहे सिटी का लू शेंग है। यान युअन को अपनी कही हर बात याद आने लगी और वह शर्म से लाल हो गई। हे भगवान, मैंने उसके सामने क्या क्या कह दिया। उधर लू शेंग कमांड सेंटर पहुंचा जहां डॉम किंग्स उसकी फाइलें देख रही थी। लू शेंग को देखकर डॉम किंग्स बोली, तुमने शानदार प्रवेश किया है, लू शेंग। तुम्हारे 2 ही हमलों में हमारे 6 महीने का बजट जल गया। हर रोबोट पपेट बनाने में 10,000 कॉइन्स लगते हैं और तुमने उन्हें ऐसे तोड़ा कि मरम्मत भी संभव नहीं। फिर उसने फाइल रखी और बोली, लेकिन समीक्षा के बाद हमने तय किया है कि तुमसे कोई मुआवजा नहीं लिया जाएगा। यह सब परीक्षा के दौरान हुआ था, इसलिए यह तुम्हारी गलती नहीं मानी जाएगी। यह सुनकर लू शेंग ने राहत की लंबी सांस ली। तभी दरवाजा खुला और किन शाओजून अंदर आया। ओह, तुम पहले ही आ गए। उसके पीछे 3 और प्रतिभाशाली उम्मीदवार थे, एक्साये लिन, मेंग जिन्हे और सीएओ योंग। जैसे ही एक्साये लिन की नजर लू शेंग पर पड़ी, उसका शरीर अचानक डर से सिहर उठा।
जैसे उसने किसी खतरनाक शिकारी को देख लिया हो। किन शाओजून ने कमरे में मौजूद छोटे से ग्रुप पर नजर डाली और संतुष्ट हुआ कि सबसे प्रतिभाशाली लोग अब एक ही जगह इकट्ठा हो चुके हैं। ठीक है, सब लोग शांत हो जाओ, उसने जोरदार आवाज में कहा। अब जब एलीट असेसमेंट पास करने वाले सभी लोग यहां आ चुके हैं, तो हम आधिकारिक ब्रीफिंग शुरू कर सकते हैं। लू शेंग चुप रहा, लेकिन उसकी तेज नजरें चुपचाप अपने नए साथियों की क्षमता को परख रही थीं। उसके बाईं ओर मेंग जिन्हे खड़ा था, जो बेहद संकोची लग रहा था। वह कंधे झुकाकर अपनी शर्ट का कॉलर खींच रहा था, जैसे चाहता हो कि कपड़ों में ही गायब हो जाए। इसके बिल्कुल उलट सीएओ योंग पूरे आत्मविश्वास के साथ खड़ा था। उसके शरीर से भारी और ताकतवर आभा निकल रही थी। वहीं एक्साए लिन की हालत अलग थी। वह लगभग टूटने की कगार पर लग रही थी। उसके हाथ कांप रहे थे क्योंकि वह इतनी शक्तिशाली मार्शियल स्पिरिट्स के बीच खड़ी थी। डोंग किंग्स आगे बढ़ी और चारों शीर्ष उम्मीदवारों को देखते हुए संतोष से सिर हिलाया। एक बार फिर आप सभी को बधाई, उसने कहा। आपने परीक्षा शानदार तरीके से पास की है। सच कहूं तो आपका प्रदर्शन काबिले तारीफ था। उसने हाथ बढ़ाया और पल भर में उसकी उंगलियों के बीच 4 अलग अलग पहचान कार्ड दिखाई देने लगे। इस ट्रेनिंग कैंप में नियम बहुत सरल है, उसने कहा। जिसके पास ज्यादा ताकत है, उसे बेहतर संसाधन मिलते हैं। इसलिए आपके प्रदर्शन के अनुसार आपको शुरुआती पॉइंट्स और इनाम दिए जाएंगे। कार्ड लू शेंग, सीएओ योंग, मेंग जिन्हे और एक्साई लिन को दिए गए। डोंग किंग्स ने समझाया, जब आपके पॉइंट्स एक निश्चित स्तर तक पहुंचेंगे, तो ये कार्ड सुरक्षित स्टोरेज की चाबी की तरह भी काम करेंगे। कैंप के दौरान यही आपकी पहचान होगी। सीएओ योंग ने अपने हाथ में चमकता हुआ गोल्ड कार्ड देखा और उसके दिल में गर्व की लहर दौड़ गई। यही वह कार्ड है जिसके बारे में इंस्ट्रक्टर बात करते थे, उसने सोचा। यह नए छात्रों के बीच सबसे ऊंचे स्तर का प्रतीक था। शुरू में ही 100 पॉइंट्स, मेंग जिन्हे ने धीरे से कहा और गोल्ड कार्ड कसकर पकड़ लिया। मैं आगे हूं। एक्साई लिन को भी कुछ देर के लिए डर से राहत मिली। 100 पॉइंट्स बहुत बड़ी संपत्ति थी, इतनी कि वह किसी वरिष्ठ स्पिरिचुअल इंस्ट्रक्टर से निजी प्रशिक्षण ले सकती थी। इसी दौरान एक्साई लिन की नजर लू शेंग के कार्ड पर गई। उसे अचानक अजीब लगा। एक पल रुकी और सोचा, रुको, उसका कार्ड सफेद क्यों है? इस अलग रंग को सीएओ योंग और मेंग जिन्हे ने भी नोटिस किया। लू शेंग ने भी कार्ड को देखा और इंस्ट्रक्टरों की ओर देखते हुए पूछा, माफ कीजिए, लेकिन मैंने सोचा था कि कार्ड रंग के अनुसार रैंक होते हैं। तो क्या सफेद कार्ड का मतलब है कि इसमें कोई पॉइंट्स नहीं हैं? जवाब ढूंढने के लिए लू शेंग ने कार्ड पलटकर पीछे लिखा निर्देश पढ़ना शुरू किया। उसने देखा कि यहाँ चीजें काफी महंगी थीं। कैफेटेरिया में एक प्लेट मॉन्स्टर मीट 5 पॉइंट्स की थी, 1 घंटे का स्पेशल ट्रेनिंग रूम 10 पॉइंट्स का, और एक सामान्य इंस्ट्रक्टर से निजी प्रशिक्षण 30 पॉइंट्स का। सबसे महंगा था हेड इंस्ट्रक्टर या डेप्यूटी से ट्रेनिंग 100 पॉइंट्स। सब पढ़ने के बाद लू शेंग ने कार्ड को देखा और आह भरी। लगता है यहाँ सबसे काम की चीज कैफेटेरिया का मांस ही है। यह सुनकर सीएओ योंग, मेंग जिन्हे और एक्साई लिन कुछ पल के लिए चुप रह गए। डोंग किंग्स आंखें बंद किए खड़ी रही और कुछ नहीं बोली, हालांकि हल्की सी हंसी दबाते हुए उसकी नाक से आवाज निकल गई। लेकिन किन शाओजून इतना चौंक गया कि कुर्सी से गिर पड़ा। किन शाओजून जल्दी से खड़ा हुआ और लू शेंग की ओर उंगली दिखाकर बोला, अरे, तुम जानते भी हो क्या कह रहे हो? इतना बड़ा फायदा मिलने के बाद भी शिकायत कर रहे हो? फिर उसने समझाया, तुम्हारे हाथ में जो सफेद कार्ड है उसमें पहले से 1000 पॉइंट्स हैं। अगर डोंग किंग्स ने ऊपर वालों को नहीं रोका होता
तो तुम्हें उन 18 पपेट्स की कीमत चुकानी पड़ती और तुम भारी कर्ज में डूब जाते। यह सुनकर मेंग जिन्हे और एक्साए लिन पूरी तरह स्तब्ध रह गए। क्या? 1000 पॉइंट्स? दोनों ने एक साथ कहा। लेकिन उसी समय एक व्यक्ति अलग प्रतिक्रिया दे रहा था। सीएओ योंग ने लू शेंग को तिरस्कार से देखा। मैंने सोचा था कि यह एलीट ट्रेनिंग कैंप सिर्फ ताकत और योग्यता पर चलता है, उसने कहा। लेकिन लगता है यहाँ भी सिफारिश और विशेष व्यवहार चलता है, उसने घृणा से कहा। सच कहूँ तो यह बहुत निराशाजनक है। यह सुनकर मेंग जिन्हे भी हंस पड़ा। हाँ बिल्कुल। सोचता हूँ इसे किस तरह के कनेक्शन मिले हैं। लेकिन एक्साए लिन घबरा गई क्योंकि उसने लू शेंग की असली ताकत देखी थी। चुप रहो तुम दोनों, उसने धीरे से कहा। तुम नहीं जानते उसने परीक्षा में क्या किया। लेकिन सीएओ योंग ने उसे बीच में ही रोक दिया। हमें सब पता है, उसने कहा। तुम उन अफवाहों की बात कर रही हो कि उसने इंस्ट्रक्टर को पीटा और दर्जनों रोबोट तोड़ दिए। सीएओ योंग आगे बढ़ा। लू शेंग ने उसकी ओर देखा और उसकी आंखें ठंडी हो गईं। सीएओ योंग ने अपनी ऊर्जा बढ़ाई और उसके शरीर की मांसपेशियां फूल गईं, जिससे उसकी यूनिफॉर्म फटने लगी। उसकी भारी आभा पूरे कमरे में फैल गई। यहाँ के इंस्ट्रक्टर कम से कम रैंक 3 मार्शल आर्टिस्ट्स हैं, उसने कहा। उन्हें हराने के लिए रैंक 4 ताकत चाहिए। तुम्हारे जैसे कमजोर शरीर वाले के लिए यह असंभव है। तुम धोखेबाज हो, इसके जवाब में लू शेंग की आंखों में खतरनाक चमक उभरी। लू शेंग के पीछे हटने का कोई इरादा नहीं देखकर सीएओ योंग और उत्साहित हो गया। अगर ऐसा है तो चलो कैंप के नियम से फैसला करते हैं। संसाधन ताकतवर के होते हैं। उसके शरीर पर सुनहरी रोशनी चमकने लगी और उसकी रॉक स्किन प्रतिभा सक्रिय हो गई। उसने चुनौती दी, अभी साबित करो अपनी ताकत। किन शाओजून बीच में आने ही वाला था कि डॉन्ग किंग्स ने उसे रोक दिया और ध्यान से देखने लगी। लू शेंग ने बस हल्की सी हंसी की और सिर तिरछा करके बोला, क्या तुम सच में ऐसा करना चाहते हो? यह सुनकर सीएओ योंग और गुस्से में आ गया। उसकी आभा और भारी हो गई, नसें उभर आईं और उसने गरजकर कहा, बहुत हो गया। आओ सामने, और वह सीधे लू शेंग पर झपट पड़ा। सीएओ योंग की गति अपने स्तर के हिसाब से तेज थी, लेकिन लू शेंग की प्रतिक्रिया उससे कहीं ऊपर थी। उसकी हरकत इतनी तेज थी कि सीएओ योंग धीमा लगता था। सीएओ योंग का मुक्का लू शेंग तक पहुंचने से पहले ही लू शेंग ने हाथ उठाया। उसने उंगलियां सीएओ योंग के माथे पर रखीं और उंगली से हल्का सा झटका दिया। अगले ही पल बंदूक जैसी तेज आवाज गूंजी। उस झटके की ताकत ने सीएओ योंग की रॉक स्किन को भी बेकार कर दिया। वह तेजी से पीछे उड़ा और सीधे दीवार से जा टकराया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि मजबूत दीवार भी टूट गई। मलबे के बीच सीएओ योंग बेहोश पड़ा था। अगले ही पल सब लोग चिल्ला उठे, क्या? यह कैसे हुआ? लू शेंग उसी मुद्रा में खड़ा रहा। उसकी आंखों में भी आश्चर्य था। उसे तुरंत समझ आ गया कि उसने अपनी ताकत ज्यादा लगा दी थी। वह मन ही मन सोचने लगा, उम्मीद है मुझे दीवार का खर्च नहीं देना पड़ेगा। एक्साए लिन और मेंग जिन्हें स्तब्ध खड़े थे। किन शाओजून ने हल्की सी सीटी बजाई। क्या गड़बड़ कर दी? डॉन्ग किंग्स चुपचाप सब देख रही थी। लू शेंग ने फिर पूछा, क्या अब मैं जा सकता हूं? बिना जवाब का इंतजार किए वह दरवाजे की ओर बढ़ा। तभी डॉन्ग किंग्स ने आवाज लगाई, ट्रेनी लू शेंग रुको। वह मुड़ा। डॉन्ग किंग्स बोली, अब आगे तुम अपनी ट्रेनिंग कैसे करना चाहते हो? वह इशारा कर रही थी कि उसके पास इतने पॉइंट्स हैं कि वह बेहतरीन इंस्ट्रक्टर रख सकता है। लू शेंग ने कहा, धन्यवाद, लेकिन मुझे इसकी जरूरत नहीं है।
मुझे कुछ और जरूरी काम करना है। किन शाओजून हंस पड़ा। उससे ज्यादा जरूरी क्या होगा। तभी एक्साये लिन और मेंग जिन्हें ने देखा कि लू शेंग के कदम थोड़ी देर के लिए रुक गए। कमरे में सन्नाटा छा गया और लू शेंग की आवाज दूर से सुनाई दी। हाँ, सच में एक जरूरी काम है, उसने शांत चेहरे से कहा। मुझे बहुत नींद आ रही है। मुझे सोना है। यह कहकर वह बिना रुके चला गया। एक्साये लिन और मेंग जिन्हें हैरान खड़े रह गए। किन शाओजून जोर से हंस पड़ा। थोड़ी देर बाद मेडिकल टीम आई और सीईओ योंग को स्ट्रेचर पर ले गई। फिर किन शाओजून और डॉम किंग्स कंट्रोल रूम में कैमरों से लू शेंग को देख रहे थे। किन शाओजून हंसकर बोला, लगता है वह सच में सोने गया है। डॉम किंग्स ने शक से कहा, अजीब है। डॉर्म में कोई ट्रेनिंग संसाधन नहीं है। वह खुद को अलग क्यों कर रहा है। किन शाओजून ने कहा, पहली बार ऐसा अजीब जीनियस देखा है। अभी उसे उसके तरीके से चलने दो। डॉम किंग्स ने सिर हिलाया। तुम नहीं समझते, उसने कहा। उस जैसा छात्र दूसरों को तेजी से आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर सकता है। किन शाओजून मुस्कुराया। हो सकता है यह पत्थर चाकुओं से भी कठोर हो। शायद यहाँ उल्टा हो, किन शाओजून बोला। शायद चाकू ही पत्थर को घिसने की कोशिश में टूट जाए। यह सुनकर डॉम किंग्स को अतीत याद आ गया। किन शाओजून, तुम्हें हमारी ट्रेनिंग का टॉप छात्र याद है। डॉम किंग्स के चेहरे पर यादों की छाया आई। किन शाओजून भी गंभीर हो गया। हाँ, उसे भूलना मुश्किल है। उसने कहा, उसका नाम लेते ही सीने में दबाव महसूस होता है। उस समय वह इतना शक्तिशाली था कि बाकी जीनियस भी उसके सामने चींटियों जैसे लगते थे। वह सचमुच एक दैत्य जैसा था, जिसकी आभा इतनी शक्तिशाली थी कि सभी को उसके सामने झुकना पड़ता था। डॉम किंग्स ने स्क्रीन की ओर देखा। असाधारण प्रतिभा शुरू में बहुत फायदा देती है, लेकिन सिर्फ प्रतिभा ही सब कुछ नहीं होती। सच्ची ताकत अभ्यास, अनुभव, निर्णय और रणनीति से बनती है, उसने कहा। जो लोग सिर्फ प्रतिभा पर भरोसा करते हैं, उनकी शक्ति धीरे धीरे खत्म हो जाती है। शायद यही रास्ता लू शेंग खुद बना रहा है। उसी समय भविष्य के ड्रीमस्केप में अंधेरे के बीच एक शक्तिशाली मुक्का उभरा। वह एक विशाल ज़ॉम्बी का हमला था, जो सीधे लू शेंग के सिर की ओर बढ़ रहा था। लेकिन लू शेंग ने अपनी पतली बाह से उस हमले को रोक लिया। उसके शरीर के चारों ओर हल्की नीली आध्यात्मिक रोशनी चमक रही थी। ज़ॉम्बी ने फिर हमला किया, लेकिन लू शेंग और तेज हो गया। उसने उसका हाथ पकड़ लिया और अपने हथियार से उसकी जांघ में वार कर उसे जमीन में जकड़ दिया। फिर उसने कांस्टेंट स्टार फोर्स का इस्तेमाल किया और पूरी ताकत से ज़ॉम्बी के सीने पर हमला किया। ज़ॉम्बी के मरते ही बैंगनी ऊर्जा निकलकर लू शेंग के शरीर में समा गई। वह थककर झुक गया और सोचने लगा, जीवित रहते समय यह शायद लेवल 6 ग्रांड मास्टर रहा होगा, जिसकी ताकत प्रेसिडेंट एक्साएओ यूही के बराबर थी। कोई हैरानी नहीं कि इतनी मुश्किल हुई, लू शेंग ने खुद से बुदबुदाया। अगर आखिरी बार रोकने के लिए मैंने अपनी पूरी ताकत न झोंकी होती, तो शायद मैं उस मुकाबले से बच ही नहीं पाता। आंखें बंद करके लू शेंग ने उस नए ज्ञान को अपने दिमाग में समाने दिया। मार्शल तकनीकों की महारत, लड़ाई का अनुभव, सिर्फ ब्लड क्यूआई को बेवजह बढ़ाते रहने से कहीं ज्यादा असली संतोष उसे इस ड्रीम वर्ल्ड में मिलता था। बॉडी तकनीक, मुक्के की शैलियाँ, हथेली के वार, पैरों की चाल, भाले की कला और तलवारबाजी, भले ही इंसान की सामान्य क्षमता सीमित हो, लेकिन यहाँ संभावनाएं मानो असीम लग रही थीं। कोई भी इंसान सब कुछ पूरी तरह नहीं सीख सकता, उसने सोचा, मुट्ठी कसते हुए। लेकिन मेरा लक्ष्य 10,000 लोगों से ऊपर खड़ा होना है।
मेरे अंदर किसी भी तरह की कमजोरी नहीं रहनी चाहिए। यही मेरा चुना हुआ मार्शल रास्ता है, परफेक्ट मार्शल आर्ट्स की तलाश, लू शेंग ने ठंडी जमीन पर बैठते हुए कहा। और फिर मेरी स्पिरिचुअल पावर का मामला भी है। अगर अभी वह साथ न होती तो शायद मैं उस लेवल 6 ज़ॉम्बी का एक भी वार नहीं झेल पाता। उसे थोड़ा अफसोस हुआ कि वह अभी अपनी साइकिक क्षमता का सिर्फ शुरुआती स्तर ही इस्तेमाल कर रहा था। अगर मुझे सच में लेवल 6 जैसे दुश्मनों से बचना है तो स्पिरिचुअल पावर को और तेजी से विकसित करना होगा। फैसला करके वह फिर से ट्रेनिंग में उतरने के लिए तैयार हो गया। इस मजबूत फैसले के बाद लू शेंग ने अपने पूरे शरीर की सावधानी से जांच शुरू की ताकि अपनी नई कल्टीवेशन की प्रगति को समझ सके। उसने ध्यान भीतर की ओर लगाया और अपनी चेतना को अपने शरीर की जटिल संरचना के अंदर गहराई तक ले गया। बाहर की सारी चीजों को नजरअंदाज करके उसने मन को पूरी तरह शांत कर लिया। फिर अपनी इच्छा शक्ति से उसने स्पिरिचुअल एसेंस को समेटना शुरू किया, हर बिखरे विचार को एक बिंदु पर केंद्रित करते हुए। जब अंदर का दबाव चरम पर पहुंचा तो लू शेंग ने धीरे से हाथ उठाया। उसकी उंगलियां हल्का कांप रही थीं। फिर उसने बहुत हल्के से अपने माथे के बीचों बीच स्पर्श किया। यही उसके कॉन्शियसनेस सी का द्वार था। अचानक उसके मानसिक संसार में एक हल्की दरार उभरी और तुरंत ही रंग बिरंगी चमकदार रोशनी फूट पड़ी। वह रोशनी इतनी तेज थी कि उसकी इंद्रियां मानो भर गईं। लू शेंग हैरान रह गया, उसका मन पूरी तरह उलझ गया। उसे एक साथ आश्चर्य और डर दोनों महसूस हुए। जिस आंतरिक रूप को वह देख रहा था, उसने अचानक आंखें खोल दी और सीधे उसकी ओर घूरने लगा। उस नजर में ऐसी ठंडक थी कि लू शेंग का शरीर एकदम सख्त हो गया। उसे लगा जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे पकड़कर गहरे अंधेरे गर्त में घसीट रही हो, जैसे वह किसी अनथीन खाई में गिर रहा हो। उसके शरीर की हर नस दर्द से चीख उठी। वह बेबस होकर चिल्ला उठा, जबकि उसके चारों ओर हल्की बैंगनी रोशनी टिमटिमा रही थी, जैसे वही उसे पूरी तरह टूटने से रोक रही हो। अचानक आसपास की हवा में ऐसा लगा जैसे कोई विशाल कांच टूटकर लाखों टुकड़ों में बिखर गया हो। लू शेंग ने भारी सांस छोड़ी। शरीर थक चुका था, लेकिन उसके अंदर खुशी की चमक थी। मैं फिर से ब्रेक थ्रू कर गया, उसने फुसफुसाया। फिर तुरंत अपनी कलाई की घड़ी के इंटरफेस को छुआ और सिस्टम एआई को बुलाया। एक सुनहरे बालों वाली सुंदर होलोग्राम लड़की उसके सामने प्रकट हुई। उसकी डिजिटल आंखें झपक रही थीं। लू शेंग ने सोचा, काफी समय हो गया मैंने अपनी प्रोफाइल नहीं देखी। फिर उसने आदेश दिया, मेरी अपडेटेड पर्सनल प्रोफाइल तुरंत दिखाओ। एआई ने जवाब दिया, जी मास्टर, खोज शुरू कर रही हूं। कुछ ही पलों में उसकी पूरी प्रोफाइल सामने आ गई। जानकारी पढ़ते ही लू शेंग के चेहरे पर खुशी छा गई। लेवल 7 ग्रांड मास्टर। क्या मैं सच में 7वें स्तर तक पहुंच गया? उसने सोचा। पुराने समय में ऐसा इंसान किसी पूरे इलाके का शासक माना जाता था। अब तो मैं सच में बड़ा खिलाड़ी बन गया हूं। लेकिन तभी एक और विचार आया। अब जब मैं ग्रांड मास्टर बन गया हूं तो सिस्टम की परमिशंस भी बढ़नी चाहिए, उसने कहा। फिर एआई से बोला, नेचुरल ब्रीदिंग टेक्निक, एटरनल स्टार बॉडी रिफाइनिंग आर्ट और क्रिस्टल ऑब्जर्वेशन मेथड के उन्नत स्तर खोजो। एआई ने कहा, समझ गई मास्टर। फिर स्क्रीन पर तेजी से डेटा चलने लगा। पहले एटरनल स्टार बॉडी रिफाइनिंग आर्ट का एडवांस्ड भाग आया, जिसे लेवल 11 पावर हाउस वैन ही ने बनाया था, जिसमें टेंडर प्लान भी शामिल था। फिर नेचुरल ब्रीदिंग टेक्निक आई, जिसे लेवल 11 यान याइफी ने विकसित किया था। अंत में क्रिस्टल ऑब्जर्वेशन मेथड दिखाई दी, जिसे लेवल 11 डुआन याइफेन ने बनाया था। एआई बोली, सारी जानकारी मिल गई है। लू शेंग हल्का मुस्कुराया। जैसा मैंने सोचा था, उसने कहा।
लेवल 3 परमिशन मिलने से मुझे कहीं ज्यादा उन्नत कल्टीवेशन मेथड्स मिल रहे हैं। तभी स्क्रीन के किनारे एक एंट्री ने उसका ध्यान खींचा। यह क्या है? उसने हाथ बढ़ाया। एक डिजिटल स्क्रॉल खुला और उस पर लिखा था डिवाइन इल्यूमिनेशन वज्रा सूत्र। लू शेंग चौंक गया। क्या यह पूरी कल्टीवेशन टेक्निक है? वह आगे झुक गया और हैरानी से उस जटिल स्क्रिप्ट को देखने लगा। कुछ पल बाद उसने कहा, यह सच में डिवाइन इल्यूमिनेशन वज्रा सूत्र है। ऐसा लगता है जैसे यह तकनीक किस्मत की लहरों को भी तोड़ सकती है। वह हैरान था। यह साधारण कॉम्बैट स्किल नहीं थी, बल्कि स्पिरिचुअल पावर मास्टर्स के लिए बनाई गई विशेष तकनीक थी। लू शेंग ने आंखें बंद कीं और उसके शरीर के चारों ओर हल्की बैंगनी रोशनी धड़कने लगी। वह इस तकनीक की संभावनाओं के बारे में सोचने लगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि यह तकनीक बाकी सभी स्पिरिचुअल पावर तकनीकों से बिल्कुल अलग थी। डिवाइन इल्यूमिनेशन वज्रा सूत्र का मूल सिद्धांत यह था कि साधक अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से एक दूसरा भौतिक शरीर बना सकता है, मानो खुद का एक परफेक्ट क्लोन। बैंगनी रोशनी एक बिंदु पर इकट्ठा हुई और अचानक एक मानव हाथ का आकार बनने लगा। लू शेंग ने ध्यान से उस ऊर्जा को नियंत्रित किया। इस बने हुए शरीर का विवरण बेहद सटीक था, मांसपेशियों तक। इसका उद्देश्य था साधक की हर क्षमता को बढ़ाना, ताकि कोई कमजोरी न बचे। लू शेंग तुरंत समझ गया कि इससे उसकी ताकत में भारी बदलाव आएगा।